खाप पंचायत की काम किया, 5-6 साल में जाती रही, उनके बीच में रहती रही। पता ये चला कि वो एक आदमियों की बॉडी है जहाँ औरत की जो है एंट्री हुई, खड़ा एक निशान की तरह खड़ा कर दिया। अब औरतों की रिजर्वेशन हो गई, सरपंच बन गई, गांव में सरपंच आ गई, लेकिन क्या वो एक्चुअली में गांव में घूम रही है, क्या वो एक्चुअली में काम कर रही है? हम आज कह रहे हैं हम लड़कियों का विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ वहाँ हमें फीमेल फिटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड, पहले इन्फेंटिसाइड होता था, अब फिटिसाइड होता है। बिल्कुल जी, दुल्हन को खरीदा जाता है। लिटरेचर ये कहता है कि पहले पंजाब में भी ये एग्जिस्ट करता था, अभी भी कुछ कुछ जगह पे है। एक तरफ तो मैं परचेज वुमेन की बोल रही हूँ, वो भी वैल्यू को खत्म कर रहा है, पर दूसरी तरफ ये है कि जब बिना शादी के उसके साथ हमारा जेंडर वायलेंस या क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है वो भी बढ़ रहा है। आप औरत की ना लाइफ साइकिल अप्रोच देखो, औरत ने जब पैदा होना है और जब तक उसकी डेथ होती है, फेस तो वो बहुत कुछ करती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट किस्म के रेप कह लो, मैरिटल रेप कह लो, डोमेस्टिक वायलेंस कह लो, और कुछ ना कुछ वो अपने हर एक लाइफ स्पैन में वो करती हैं। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। सबसे पहले तो तमाम महिलाओं को हमारी तरफ से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत सारी बधाई हो। आज हम पहुंचे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी विभाग में, जहां पर हम बात करेंगे। प्रोफेसर हैं ये डॉक्टर निर्मला देवी हैं। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अपनी रिसर्च भी की है, वहां ये 5 साल तक रिसर्च ऑफिसर भी रह चुकी हैं। आज हम बात करेंगे कि आज पंजाब में या हरियाणा में महिलाओं की स्थिति क्या है। हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया तो जाता है, लेकिन क्या मात्र औपचारिकता निभाई जाती है? इस पर क्या काम करना बाकी है? ग्राउंड जमीनी हकीकत में महिलाओं की स्थिति क्या है? मैडम नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। पहले तो आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बधाई हो आपको। थैंक यू जी, थैंक यू। थोड़ा बताएंगे कि ये देखिए, वर्ल्ड आज भी इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है, ये औपचारिकता निभाई जा रही है या सच में महिलाओं की जो जीवन यापन जिसको कहते हैं उसमें कुछ फर्क पड़ा है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी सर, हर साल 8 मार्च को ये मनाया जाता है, 1911 से मनाया जा रहा है जी। औरतों की अचीवमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, किसी भी तरह की जो अचीवमेंट थी उसको लेके हर साल इसे मनाया जाता है। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हमें 74-75 साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, और हमने काफ़ी अचीवमेंट कह सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन ने औरत को बहुत अधिकार दिए। आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 19 है, 21 है, सब कहीं ना कहीं बराबरता की बात करते हैं। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो बराबरता की बात है कि आदमी और औरत दोनों बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनके तरफ। अगर लीगली भी बात करें तो हमारे पास डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, हमारे पास हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो 1956 में आया और 2005 में उसमें अमेंडमेंट हुई। ऐसे ही अगर बात करें और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो औरत की दुर्दशा को बेटर करने के लिए, तो ये हमारी एक तरफ से अचीवमेंट है, जो अच्छी चीजें हैं जो औरत की अपलिफ्टमेंट कह सकते हैं, उत्थान करने के लिए ये सब चीजें आई। नहीं, वो तो आपने बताया जी, सरकारों ने ये काम किया है, लेकिन आज अभी भी देखिए, क्योंकि आपने काफी सारा इस पे काम किया है, 5 साल तक रिसर्च भी करी है आपने, खाप में, गाँव में आप जाके रही हैं, तो क्या उनकी स्थिति क्या है, हालत क्या है, तो क्या अभी करना बाकी है उनकी? अगर हालत की, अगर मैं एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी, यही मैं कहने लगी थी कि एक तरफ थ्योरेटिकल और एक तरफ ग्राउंड रियलिटी है। अब ग्राउंड रियलिटी की अगर मैं सबसे पहले ये बात करती हूँ, मैंने खाप पंचायत की काम किया, 5-6 साल में जाती रही, उनके बीच में रहती रही। पता ये चला कि वो एक आदमियों की बॉडी है जहाँ औरत की जो है एंट्री हुई, खड़ा एक निशान की तरह खड़ा कर दिया, लेकिन जो उनका काम काज है अभी भी उनको पूरी वो नहीं मिली है कि वो डिसीजन मेकिंग, जैसे होता है ना कि डिसीजन कौन ले रहा है, तो घर का बड़ा या प्रधान जो है खाप का वो ही ले रहा है। इसी बात से मैं पंचायत की तरफ आती हूँ। तो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन की बात की औरतों की। अब औरतों की रिजर्वेशन हो गई, सरपंच बन गई, गांव में सरपंच आ गई, लेकिन क्या वो एक्चुअली में गांव में घूम रही है, क्या वो एक्चुअली में काम कर रही है, क्या वो सच में कर रही है? ये साथ में पीछे जितना हमें ग्राउंड रियलिटी में मिला है वो ये मिला है कि घर का जो कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई आदमी मेल फिगर है, कोई मेरा जेठ है, कोई किसी का भाई
भाई है, कोई देवर है, या कोई ससुर है, या पति है, कोई ना कोई इसकी जगह पे काम कर रहा है। ये सिर्फ पंचायतों में नहीं है, आप देख लीजिए नगर जो काउंसिल, बिल्कुल 74 उसमें भी हम लुधियाना में घूम रहे थे एक बार। बड़ा अच्छा इंसिडेंट है कि 2016 में हम फील्ड वर्क करते हुए लुधियाना घूमे, एमसी ऑफिस में बैठे हुए थे। वहां वो कहते कि जो विमेन है वो एक्चुअली उनके पति आते हैं उनकी जगह पे काम करने, पति आते हैं, बेटा आता है। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि हमें हमने बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी भी। फॉर एग्जाम्पल हमने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में आया, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी में जाओगे, गांव-गांव में देखोगे तो आप हरियाणा पंजाब की बात करो, पहले तो सेक्स रेशियो बड़ी डिसमल है, फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो डिसमल है। पंजाब की बात करें तो 700-800 से कम 798 चाइल्ड सेक्स रेशियो था 2001 में। और सरहंद ब्लॉक जो हमारे फतेहगढ़ साहब का है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही कम रेशियो था कि पंजाब सरकार को वहां एक स्पेशल स्कीम शुरू करनी पड़ी उस अकेले एक ब्लॉक के लिए। ओवरऑल भी अगर बात करें, पंजाब 2001 में पीछे था, हरियाणा 2011 में पीछे है। जब सेक्स रेशियो पीछे है उसका एक कंसिक्वेंसेस होता है कि आपके पास लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। ये एक माइंडसेट है, लोगों की प्रेफरेंस है कि लड़का, हर किसी की प्रेफरेंस है, चाहे वो इट इज नॉट कि सिर्फ एक कास्ट में, एक क्लास में, एक धर्म में। आप गांव में, शहरों में जाओगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, हर बंदे में एक सन प्रेफरेंस है। और जब सन प्रेफरेंस होती है तो जो डॉटर की, जो लड़की है, हमारी जो लड़की है, हम आज कह रहे हैं हम लड़कियों का विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ वहां हमें फीमेल फीटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड, पहले इन्फेंटिसाइड होता था, अब फीटिसाइड होता है। लड़कियों की संख्या कम है, ये हमारा सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो या सेक्स रेशियो एट बर्थ भी एक होता है। सेक्स रेशियो एट बर्थ होता है जब हम 1 साल के ड्यूरेशन में देखते हैं कि कितने लड़के या कितनी लड़कियां हैं। ऐसे ही हम गांव-गांव में जब घूमे तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगा किसी गांव में 200 पे 1000 लड़की के पीछे 200 सेक्स रेशियो या चाइल्ड सेक्स रेशियो थी। ये जब बिगड़ा, देखिए चाइल्ड रेशियो बिगड़ा तो कई समाज में कुरीतियां भी ये लाके आया है, क्योंकि पहले तो एक तो ये हुआ कि लड़कियां नहीं मिली शादी, जो आजकल सामने आ रहा है। बिल्कुल, मैं यही बताने आपको लगी थी कि जब सेक्स रेशियो डिसमल होगा उसका इफेक्ट, पहले पंजाब में ये था कि आदमी ज्यादा थे। पहले ये फिनोमिना जो एक परचेज ब्राइड का फिनोमिना है, ब्राइड बाइंग का फिनोमिना है, उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास लड़कों की संख्या है और लड़कियों की संख्या कम है, शादी करने के लिए लड़कियां अवेलेबल नहीं है। दुल्हन को खरीदा जाता है, जैसे ब्राइड बाइंग की आपने बात करी है। बिल्कुल जी, दुल्हन को खरीदा जाता है। लिटरेचर ये कहता है कि पहले पंजाब में भी ये एग्जिस्ट करता था, अभी भी कुछ जगह पे है। जहां हम मानसा की तरफ गए तो वहां हमें 5-6 गांव में मिल रही थी, लेकिन हरियाणा में थोड़ा ज्यादा ट्रेंड है। हरियाणा के इस टाइम पे जो बाहर से, जैसे बिहार है, नेपाल है, बांग्लादेश है, अलग अलग जगह से औरतों को लेके आया जा रहा है। क्यों लेके आया जा रहा है? क्योंकि अपनी जगह पे लड़कियां अवेलेबल नहीं है, औरतें अवेलेबल नहीं है जिन्होंने शादी करनी है। यहीं तक नहीं, ये तो मैं बोल रही हूँ शादी के लिए लाया जा रहा है, पर बहुत से जो हमारे यूथ से ऊपर की एज ग्रुप है, जो मैरिजेबल एज ग्रुप है लड़कों की, वो बिना शादी के, इसका एक कंसिक्वेंसेस ये भी है कि वो बिना शादी के भी रह रहे हैं। और बिना शादी के अगर रहेंगे, इसका एक और कंसिक्वेंसेस है। एक तरफ तो मैं परचेज वुमेन की बोल रही हूँ, वो भी वैल्यू को खत्म कर रहा है, पर दूसरी तरफ ये है कि जब बिना शादी के, उसके साथ हमारा जेंडर वायलेंस है, क्राइम अगेंस्ट जो वुमेन है वो भी बढ़ रहा है। दोनों तरफ से ही औरत की जो दुर्दशा है वो इंपैक्ट हो रही है। आपके साथ में एक इंसिडेंट करना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा परचेज्ड वुमेन, तो हम कहीं यमुनानगर में घूम रहे थे, बिल्कुल पंजाब के साथ ही। वहां पे हमने ये देखा कि एक इंसान किसी लेडी को ले आया यूपी से, उसकी 4-5 लड़कियां हुई। अब सन प्रेफरेंस कैसे कनेक्टेड है कि 5-6 लड़कियां हुई, तो वाइफ ने खुद बोला कि नहीं आप एक और शादी कर लो, और फिर आदमी ने क्या किया, एक और शादी कर ली। जब तक उस वाइफ ने सन नहीं प्रोड्यूस किया, उसको कैसे मार पिटती थी, उसे जो एक गांव में एक वो मंजा होता है, उसमें बांध के, ऐसे बांध के उसके हाथ को से मारा जाता था। मतलब पंजाबी जैसे कि बांध दे ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ पंजाबी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੇ, क्योंकि ਉਹ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀ। मतलब ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ, ਆਲਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੈਕਵਰਡ ਪਾਕਟਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਬੱਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਸਟਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸੀਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਪੜਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਪਿੰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਹੈ ਪਿੰਡੋਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਸਰੀਏ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੀ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ क्यों? क्योंकि माँ बाप के मन में डर हैगा कि किते साडी कुड़ी दे नाल कुछ गलत ना हो जाए। जे दूर है, जे स्कूल दूर है, नाल नहीं है ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो जैसी गल करिए कि बहुत सारी जी बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो एजुकेशन हायर एजुकेशन से जो वंचित रह जाती हैं जी, बिल्कुल रह जाती हैं। मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपकी अवेलेबिलिटी एसेसिबिलिटी नियरेस्ट है तो ठीक है, वो उसको मिल जाता है। अच्छा, एक बात और है जी, देखिए ये बड़ा देखिए रेप बढ़ रहे हैं, बिल्कुल एसिड अटैक्स हो रहे हैं वुमेन्स के ऊपर। देखिए जब ये निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, ऐसा नहीं है कि उसके बाद कांड ही नहीं हुए। अभी हाल में एक लुधियाना की एक लेडी जज हैं जिन्होंने कुछ ऐसे रेपिस्ट को सजा दी है लुधियाना पुलिस की। तो मतलब इस तरह की वायलेंस हो रही है, इसको रोकने के लिए आपको क्या लगता है, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्या उठाना चाहिए। मैं ज़रूर कहूँगी दिल्ली गैंग रेप हुआ, उससे पहले भी रेप हो रहे थे। हरियाणा में जैसे जाट कम्युनिटी है तो गैंग रेप इज जब बहुत सारे परपिट्रेटर है और एक विक्टिम है, विक्टिम एक ही है। रिसेंटली अभी दिल्ली से एक लड़की गई जुहू के राजस्थान की तरफ, उसे जॉब ऑफर की एक लड़के ने, और वो लड़की वहां गई, उधर उसने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसका गैंग रेप किया और फर्स्ट फ्लोर से उसे नीचे फेंक दिया। ये भी स्टेटस दर्ज आता है। हाल में दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था, लड़की को उसके बाल काट दिए और उसको घुमाया गया। बिल्कुल, बहुत इस तरह के इंसिडेंट सारी जगह ही होते जा रहे हैं। मतलब 2012 तो चलो एक बहुत लैंडमार्क वो रेप केस था, अदरवाइज उसके साथ हमारे साथ बहुत सारी वर्मा कमेटी और बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अदरवाइज मैं बात करूं, रेप खत्म नहीं हुआ, रेप पहले से था, अभी भी है, एग्जिस्ट कर रहा है। और जो ये रेप है, रेप बहुत सी बार नोन वन करता है, हमारी स्टडीज हाईलाइट करती हैं, लिटरेचर है अवेलेबल, जो जानता है वो भी रेप करता है। मैं किसी को ड्रग अब्यूज की क्लास में पढ़ा रही थी, मैं न्यूज़पेपर कटिंग एक दिन पढ़ी, छोटा सा बच्चा स्कूल जा रहा था पढ़ने के लिए, जो जानता था कोई केमिस्ट वाला, रास्ते में खरड़ का केस है यहाँ पे, चंडीगढ़ के साथ ही लगता है, तो वहाँ वो लड़की जा रही थी स्कूल, वो नोन वन था अंकल जी, तो वो बात बूत कर लेता होगा। एक दिन वो स्कूल पहुंची, माँ बाप ने नहीं पहचाना लेकिन टीचर ने पहचान लिया, टीचर ने पहचाना ये बच्चा चुप रह रहा है, और ये चुप क्यों रह रहा है, बड़े दिन वो चुप रही, तो एज क्या थी उसकी बच्ची? कोई 13-14 साल की थी। तो वो जब बात करके ये रियलाइज हुआ, जब उसने नरेट किया अपनी टीचर को, तो ये रियलाइज हुआ उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। फिर उसकी FIR हुई। तो कई बार बच्चों को पता चलता है, कई बार नहीं पता चलता, पर इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि नोन वन, जो आपका नोन वन है, गार्डियन है, वो भी इस तरह की चीज़ें, ये भी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई बनता जा रहा है। जैसे अभी आपने कहा कि नोन जो करता है, ऐसी स्टडीज काफ़ी सामने आ रही हैं। कुछ स्कूलों में मेरी बात हुई थी कुछ प्रिंसिपल्स के साथ, उन्होंने तो स्पेशल ना साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर अपॉइंट कर दिए हैं, और क्योंकि उनका ये कहना है कि लड़कियाँ घरों में सुरक्षित नहीं हैं। ये कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल सच है जी, बिल्कुल सच है कि लड़कियां आज जो हमारे गार्डियन जिसे हम कहते हैं, हम जब छोटे थे ना, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, हम जब छोटे थे हमारे माँ बाप भी हमें ये बताते थे कि हम आएंगे तो दरवाज़ा खोलना, या तब भी एक डर था मन में। लेकिन आज ये मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आज बच्चा, जब कोविड-19 आप देखो, कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो NCW जो हेल्पलाइन है, वहाँ पे 5 फोल्ड ज़्यादा, मतलब 5 गुना ज्यादा जो कॉल्स हैं वो आई उस टाइम पे। और मैं लेटली कहीं देख रही थी, उसमें क्या कहा भी, हेल्प के लिए लड़कियों को ये शिकायत थी कि हमारे साथ नहीं, उसमें लड़कियां और औरतें दोनों ही थी, कवर थी उसमें। हम ये स्पेसिफिक नहीं कह सकते सिर्फ लड़कियां हैं, बट यस दोनों ही थी। अभी UN का मैं कोई डेटा देख रही थी, उसमें कई ये तो कॉल्स आई हैं, पर वहां पे ये दिखा रहे थे कि उस ड्यूरेशन में अक्टूबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक
लोगों ने ऑनलाइन सर्च मारते हैं इंटरनेट में, यूएन का एक डेटा है वो ये कह रहा था कि हेल्पलाइन के ऊपर कि अगर हम इससे फेस कर रहे हैं इस तरह का वायलेंस या अब्यूज तो हम कहाँ जाएं, इस तरह की सर्च भी वहां पे पड़ी हुई थी। अच्छा, कोई इस तरह की देखिए महिलाएं इस्तेमाल की वस्तु बन के, इस तरह की भी कुछ, इसी के ऊपर भी कुछ रिसर्च हुआ है? मैं डेफिनेटली जी मैं आपको ये बोलूंगी कि महिलाएं एक ऑब्जेक्ट, आपने कहा इस्तेमाल, हम एक फोन खरीदते हैं तो जो परचेज वुमेन कहा वहां पैसा लगता है, पैसे से आ रही है औरत, वो कहते तो हम शादी हैं उसे, पर वो शादी नहीं होती, वो एक पैसा देके लेके आया जाता है उस औरत आपने को। ब्राइड परचेज वुमेन कहा। उसके अलावा मैं एक साथ आपकी बात बहुत सही है, जब आप कह रहे हो औरत एक ऑब्जेक्ट है, मैं डेफिनेटली खुद मानती हूँ। मैं सोशियोलॉजी की प्रोफेसर हूँ और मैं यहाँ पे एक मेरा पेपर है जेंडर स्टडीज पढ़ाती हूँ। जब हम उसको देखते हैं, आप औरत की ना लाइफ साइकिल अप्रोच देखो, औरत ने जब पैदा होना है और जब तक उसकी डेथ होती है, फेस तो वो बहुत कुछ करती है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट किस्म के रेप कह लो, मैरिटल रेप कह लो, डोमेस्टिक वायलेंस कह लो, और कुछ ना कुछ वो अपने हर एक लाइफ स्पैन में वो करती हैं। पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी कि एक जो सन प्रेफरेंस है वो कनेक्टेड किसके साथ है, एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके जो आसपास वाले घर वाले हैं तो वो उसको बिना बताए हुए उसका टेस्ट करवाते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। आज भी हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, सामने नहीं आता है, अब बिल्कुल है। वो आपका डेटा भी जो है वो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं कर ही देता है, जो हमें दिखा रहा है कि लड़कों की संख्या ज्यादा है तो वो डेटा और सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ बता रही थी, उसको कंप्लीट करें, मैंने टोक दिया आपको। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि जब हम एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके घर वाले उसका सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाते हैं। हमें ऐसा केस मानसा में मिला, जब एक लड़की की शादी हो गई, वो अपने इन लॉज के रही और उसके मर्जी के बगैर ये चेक करा गया कि क्या लड़का है या लड़की है, और जब लड़का था तो फिर उसका टेस्ट नहीं हुआ। और ऐसे इंसिडेंट मेरे और भी बहुत हैं कि जहाँ लड़की होती है वहाँ पे वो टेस्ट करवा लेते हैं, और इसका उल्टा कंसिक्वेंसेस बता देती हूँ क्या होता है कि इसका जब टेस्ट कराते हैं तो वो छोटे मोटे क्लिनिक्स में जाते हैं, अच्छी जगह नहीं जाते। अब क्या है, छोटे मोटे क्लिनिक्स। अच्छा, वो ऐसी एक मैंने पढ़ा भी था कहीं, अगर वहीं पर वो ना कर देते हैं, पैकेज होता है, अगर मान लीजिए एसडी किया, सेक्स डिटर्मिनेशन किया, लड़की है, तो वो वहीं से अबॉर्शन होने के बाद ही उसको बाहर निकलने देंगे, ऐसी? बिल्कुल जी, मैं वही बता रही हूँ, वो अबॉर्शन करवाते हैं इस तरह के क्लिनिक्स में। और इस तरह का केस हमारे सामने आया जहाँ जो लड़की की कंडीशन, हेल्थ कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उसे पीजीआई लेके आना पड़ा था, और फिर वहाँ आके बड़ी मुश्किल से उसे हमने मतलब जिस भी तरह से वो ठीक हुई है पीजीआई में आके। तो इस तरह के इंसिडेंट गाँव स्तर में, पर ये है कि जो टेस्ट होते हैं ना, जितना हमने फील्ड में डेटा चेक किया, स्टडी किया, पंजाब का केस है तो वो पंजाब में नहीं टेस्ट कराते, मानसा है तो वो राजस्थान चले जाएंगे, कोई कहीं है तो झज्जर है फॉर एग्जांपल वो दिल्ली चले जाएंगे, यमुनानगर है तो वो सहारनपुर चले जाएंगे, कोई ना कोई एडजॉइनिंग एरियाज में जाते हैं कि अपनी जो स्पेस है उसके अंदर ऐसे केसेस पकड़ेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चीजें हैं। अच्छा, आज भी देखिए जैसे लड़कियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हाँ जी, नहीं है। पहले तो ये था कि मर्द प्रधान समाज इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि एक लड़का ही कमाता था और लड़की को ये था कि इसको रोटियां बनाने के लिए, इस तरह की धारणा थी। लेकिन तो फिर आज भी ये डोमेस्टिक वायलेंस और ये फर्क ये क्यों है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने बहुत सारा इसके ऊपर काम किया है। ऐसा है जी, अगर थ्योरेटिकली बात करें तो जेंडर का मतलब ही ये होता है कि समाज बताता है कि जेंडर रोल्स की, ये आदमी ने काम करने, ये औरत ने काम करने, इस तरह से समाज ने बताया। ये जेंडर की डेफिनेशन है कि समाज बोलता है तुम आदमी हो, तुम रो नहीं सकते क्योंकि तुम आदमी हो, तुम लड़के हो, तुम चूड़ी नहीं पहन सकते क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये मैचो इमेज है, ये इमेज आपकी है और ये इमेज आपकी है। हमने कुछ चीज़ें फिक्स कर दी, स्टीरियोटाइपिकल चीज़ें हैं कि ये आदमी ने करना है, ये औरत ने करना है, उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं। हाँ, आपकी बात कुछ हद तक, काफ़ी हद तक ठीक है कि आज की डेट में, पहले क्या होता था, औरत घर के अंदर रहती थी, आज क्या है कि आज औरत बाहर भी निकल रही है। लेकिन इसका कंसिक्वेंसेस ये है कि जो माइंडसेट है वो तो चेंज नहीं हुआ, कि वो जो औरत, एक ऐड आती थी मैगी की जहाँ औरत दिखाई जाती थी कि वो खाना बना रही है जी। तो उस तरह से मैं बताऊंगी कि अभी भी जो एक माइंडसेट है, अभी एकदम से चेंज होना टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो जो एक्सपेक्टेशन है ना कि शी इज अ वाइफ, शी इज अ सिस्टर, जो भी है कि ये काम इसका है, वो अभी धीरे धीरे चेंज आ भी रहा है कुछ क्लास में। लेकिन अब हम कहेंगे पूरा ही चेंज आ गया, वो नहीं पॉसिबल है अभी एकदम से, वो चेंज आएगा। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जो औरत बाहर से काम करके आ रही है, वो घर आके भी जो उसकी ड्यूटीज थी, हाउस होल्ड कोर्स की जो उसका काम था, जो वो घर का काम पहले से ही करती आ रही है, तो आदमी को अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा ये समझने के लिए कि नहीं, वो अगर बाहर कर रही है, हम दोनों को ही मिलकर करना है।
कई कुछ जगह जहाँ मेट्रोपोलिटन सिटीज हैं वहां पर तो देखिए चेंजेस, फर्क देखने को फर्क मिल रहा दिखता है। तो लेकिन अभी भी अगर आप जैसे आपने गांव में काम किया है तो गांव की स्थिति तो काफी गांव की खराब स्थिति है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, घर के अंदर चाहे मेल मेंबर हमारा डॉक्टर प्रेम चौधरी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हरियाणा पे बहुत लिखा, तो उनकी मैं एक बुक रीड कर रही थी, तो उस बुक में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि आदमी पब्लिक अपने दोस्तों के सामने तो ये दिखाएगा कि मैं नहीं करता कुछ काम काज, है ना। अच्छा, मतलब उसको उन्हें लगता है कि मैं करदा कोई काम नहीं करता, सारा मेरी ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ मतलब ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ, ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, है ना। डिसीजन मेकिंग औरत ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਲੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਔਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਰੇਪ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਈਡ ਬਾਈਂਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਬ੍ਰਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NCRB ਦਾ ਡੇਟਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 10,000 ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ, ਬਾਈ ਗॉड, है ना। ਤੇ 21,000 ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 32,000 ਕੇਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੇਸਿਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ? ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੈ, ਹਾਥਰਸ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਗੈਂਗ ਰੇਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ बढ़ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਹ बढ़न ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਹੋ। ਆਈਡੀਅਲ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਈਡੀਅਲ ਕੁੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੋਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੋਰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਂ, है ना। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਂਡਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ 올ਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਭਟਕ ਗਏ, ਗਲਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭਟਕ ਗਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡੀਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਡੀਲਰਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲਰਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਕਲਚਰ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਥਰਡਲੀ I would like to say that ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੋ 2007 ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਤੇ ਬਬਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਨਵਾਲਾ ਖਾਪ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਤੇ ਲਿਬਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਲਚਰ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਯੈਸ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਲੀਆ ਭੱਟ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਮੂਵੀ ਹਾਈਵੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ
नहीं बताना, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो स्टिग्मा है ना, जो सोशल स्टिग्मा हैगा, वो सोचते हैं कि ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਟ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਦਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ FIR ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰਤਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਸका वो शुरू हो जाता है, ट्रायल शुरू हो जाता है इसमें। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें बदलाव की ज़रूरत है, मतलब कि इसको इस जो डिले है, हाँ जी, मतलब कहते हैं कि डिले तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल जी बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, IPC ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਅ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇਪ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੂਮਨਸ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਘਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੋਨੋਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਾਸਟਰਸ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦਈਏ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਹੈ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦ ਬਾਇਸਨੈਸ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਇਸਨੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਡੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਯੈਸ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। तो ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਥੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਥੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਦੀ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟੁਮਾਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਟੂ ਅਚੀਵ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਟੁਮਾਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਪ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ, we have to respect the other gender, not only other gender,
जेंडर की गल ਅਸੀਂ सिर्फ आदमी औरत की गल ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ट्रांसजेंडर भी है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द जेंडर्स, जितने भी जेंडर्स है ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ 1957 ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀਗਾ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ 2.4% ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 9% ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ 64 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜਾ 64 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 6% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਮਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਸੋ दैट ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨੀ ਕਥਨੀ 'ਚ ਫਰਕ है, जिस अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी इस तरह की है। हाँ जी, आप कुछ और कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा ये लास्ट यही है कि घर वालों को इसमें, घर को, स्कूल को, टीचर्स को छोटे लेवल से ही, हम यूनिवर्सिटी क्यों, हम छोटे से जब से बच्चा पढ़ना शुरू करता है ना वहीं से हम ये सिखाना शुरू करें तो शायद हम एक दिन जेंडर इक्वल वर्ल्ड जो है इक्वालिटी है वो अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी डॉक्टर निर्मला देवी, प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में। इन्होंने विस्तार से बताया कि हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो बताया जाता है, लेकिन आज भी बच्चियों की हालत क्या है, महिलाओं की हालत क्या है। पैसे देकर ब्राइड परचेज की जाती है और महिलाओं को, लड़कियों को अगर स्कूल भेजने की बात है तो गांवों से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता। और इन्होंने बहुत अच्छी बात ये भी कही है कि अगर 1957 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी थी 2.3% और अब ये 9% हुई है 64 सालों में। जब ये हम बात करते हैं इक्वालिटी की, बराबरता की, तो बराबरता कहाँ है? विधानसभा चुनाव बात तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छी जैसे बात बताई कि तमाम पंचायतों में, नगर कौंसिलों में, नगर जो परिषद हैं इनमें महिलाओं को भागीदारी तो दी गई 50% की, लेकिन वो काम महिलाओं को नहीं करने दिया जाता। काम करते हैं उनके भाई, उनके बेटे, उनके पति या उनके दूसरे रिश्तेदार। इसलिए बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। हमारा मकसद आपको बताने का था कि जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है उसके ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।